जय माता की। मंच पर विराजमान ऐसे बड़े बड़े विद्वान जिनको देख के वाकई में मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो आप सबको प्रणाम करके मैं शुरू कर बहुत बहुत बधाई भार्गव जी को, उनकी टीम को, जिन्होंने इतने अच्छे विद्वान यहाँ बुलाए हैं। और पिछली बार भी जब मैं आया था तो यहाँ पर मैं सबको देख के बड़ा आनंदित था, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आते हैं, मैं और बहुत सारे सम्मेलनों में गया हूँ, लेकिन यहाँ जितने भी आते हैं मैंने देखा है कि वो वाकई में एक ज्ञान की चर्चा में भाग लेने आते हैं, सच में वेद वेदांत की बात करने आते हैं, ज्योतिष की बात करने आते हैं, सीखने आते हैं, सिखाने आते हैं। तो मैं चाहूँगा आप सबके लिए और मंचस्थ के लिए एक बार ताली आप कर दें, क्योंकि मेरे को बड़ा आनंद आता है आप सबके बीच में। भार्गव जी को बहुत बहुत बधाई। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह का ये सम्मेलन करते हैं, आप ये जितनी बार भी करेंगे मैं उतनी बार ज़रूर आऊँगा। अभी वश जी को आपने सुना, और मैं तो कल फ्लाइट में भी वश जी को सुनता ही आया। और ये इतना अच्छा बोलते हैं कि दिल करता है कि बस ये बोलते ही रहे और हम सुनते ही रहे। सुबेश श्रवण ने, मेरे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत विद्वान हैं, इसमें कोई दोराई नहीं। और सच बात है, जहां पर कोई खत्म होता है सुबेश श्रवण वहां शुरू होता है। दुबे देवी अपने बच्चे की तरह उनको बहुत कुछ कहते, लेकिन बाद में कहते पर तू है बहुत अच्छा। आज सुबेश श्रवण ने जो बोला कि कहीं ये गए तो वहाँ वास्तु की बात हो रही थी, और इन्होंने बोलने वालों से कहा कि वास्तु कहाँ होता है, धरती पे या कहाँ। ये बात बिल्कुल सत्य है। इन्होंने, ये एक विद्वान ही ये ऐसा सवाल कर सकता है, दूसरे किसी के दिमाग में नहीं आ सकता। तो एक बार सुबेश श्रवण के लिए भी ताली होनी चाहिए, जिन्होंने इतनी बड़ी बात आज आप सबको सिखाई। ये बात सत्य है, लेकिन जो वो विद्वान जवाब नहीं दे पाए, उसके आगे की थोड़ी सी बात मैं बता दूं। ये बात सत्य है कि वास्तु जो होता है वो धरती पे होता है, धरती का होता है, लेकिन उसके ऊपर जो हम दीवारें खड़ी करते हैं और उसके ऊपर जो हम रंग लगाते हैं वो ग्रहों के होते हैं, क्योंकि ग्रहों को खड़ा करने के लिए आपको रंगों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे हम उपाय देते हैं कि भाई तू इस रंग के कपड़े पहनेगा बहुत शुभ रहेंगे, इस रंग का रुमाल जेब में रखेगा बहुत शुभ रहेगा, तू चांदी का टुकड़ा जेब में रख या सोने का टुकड़ा जेब में रख, ये सारे उपाय हैं। इसी प्रकार से वास्तु के अंदर भी अगर हम देखें तो ठीक है, जमीन का वास्तु है, लेकिन जब हम दीवारें खड़ी कर देते हैं तो आपको देखना क्या है, देखने वाली जो चीज है, ये आज आप सबको मैं बताने जा रहा हूं। लाल किताब के अनुसार जो दिशाएं होती हैं, पहला घर पूर्व दिशा होता है, दूसरा घर उत्तर पश्चिम होता है, तीसरा घर ये दक्षिण की दिशा होती है, दक्षिण की दीवार नहीं होती, ठीक है, और चौथा घर उत्तर पूर्व होता है, पांचवा घर पूर्वी दीवार होती है, छठा घर उत्तर की दिशा होती है, सातवां घर समझे दक्षिण पश्चिम, आठवां घर दक्षिण की दीवार, नौवां घर घर का मध्य, और 10वां घर पश्चिम दिशा, पश्चिम की दीवार नहीं, और 11वां घर पश्चिम की दीवार, और 12वां घर साउथ ईस्ट की दिशा। अब इसके अंदर आप अपने घर के अंदर रंगों का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रूरी है, अगर वाकई में
आप अपना उपाय करना चाहते हैं। कैसे? आप सब विद्वान हैं, ग्रहों को शुभ अशुभ जानते हैं, तो आपको देखना क्या है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह शुभ है। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए दूसरे घर के अंदर अगर बहुत अच्छे बृहस्पति बैठे हैं, साथ में अच्छे मंगल भी बैठे हैं, तो ये तो आपके ससुराल का, कुनबे का, लिक्विडिटी का ग्रह बन गया ये। तो ऐसी अवस्था में उत्तर पश्चिम के अंदर पीला और लाल रंग की दीवार, ये पीले और लाल रंग का आप कर्टन, पीले और लाल रंग की आप अलमारियां बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका दूसरा घर बेहद मजबूत हो जाएगा। लिक्विडिटी घर से खत्म नहीं होने देगा, नगद पैसा घर से खत्म नहीं होने देगा, ससुराल के साथ बिगड़ने नहीं देगा, और ससुराल के अंदर आकस्मिक विपदाएं जितनी आने वाली है उनको काबू में करके रखेगा। इसी प्रकार अगर केतु भाग्य स्थान में यानी कि जन्म कुंडली के 9वें घर के अंदर बैठ गया और वो बहुत अच्छा है अगर, तो आपके घर के जो मध्य है वहां पर मल्टी कलर करवाएं। मल्टी कलर के अंदर, क्योंकि ये पापी ग्रहों की गिनती में भी आता है, तो ऐसी अवस्था में कोई ऐसा जरूरी नहीं, आप किसी भी तरह के मल्टी कलर करवा सकते हैं। लेकिन अगर कहीं केतु 9वें घर में अशुभ बैठा है, ऐसे में आपको सिंगल एक कलर, जो बृहस्पति के जो भी आप कलर समझते हैं, पीला हो, थोड़ा लाइट हो, ज़्यादा थोड़ा डार्क हो, बृहस्पति के ये जो कलर है, केसर का कलर है, सिर्फ एक वो करवाएंगे तो उत्तम रहेगा। कारण ये है कि केतु बृहस्पति का चेला है और बृहस्पति जी के साथ में मिलकर के ये पाप नहीं करता। इस वजह से घर के मध्य में पीला कलर ही अच्छा। लेकिन घर के सेंटर में अगर मल्टी कलर हो गए, ये आपको बहुत दुख देने वाला है। पूरे परिवार के अंदर क्लेश की अवस्था, बाप बेटे के बीच में ना बनना, और बार बार सोना बिकने या गिरवी रखने की नौबत आना, ये हालात बना देता है। तो आप सब विद्वान हैं, मेरा ख्याल इतना एग्जाम्पल ही काफ़ी होगा सारे ग्रहों को अपने अपने घर में देखने का। जैसे अभी वास जी ने बताया कि मकर राशि में मंगल उचके हैं, 10वें घर के अंदर मंगल बैठे हुए हों, तो आप पश्चिम दिशा की तरफ में सच में लाल रंग की वस्तुएं रखें, मंगल और बहुत मजबूती पे आ जाएगा। लेकिन अगर मंगल बद 10वें घर के अंदर बैठा हो, भूल के भी लाल रंग वहां पर होना नहीं चाहिए, वरना परिवार के अंदर कलेश और बीमारियों के तांते लग जाएंगे और पिता का और भाई का हाल बहुत बुरा होगा। इस तरह से होता है, ये लाल किताब के अनुसार मैं बता रहा हूं। तो इतना ही मेरा ख्याल काफ़ी है, क्योंकि आप सब लोग ग्रहों के जानकार हैं। इस तरह से आप शुभ और अशुभ ग्रहों को देख करके अपने घर के अंदर की दीवारों को वो कलर दे करके अपनी जिंदगी को बहुत आसान कर सकते हैं। इसके विपरीत एक इसमें और लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? मित्र की सहायता। अगर कोई ग्रह किसी घर में खराब ही होकर के बैठा है, तो जो भी उसका स्पोर्टिव यानी कि उसका मित्र ग्रह है, अगर उसके भी रंग उस दिशा के अंदर कर दिए जाएं तो उससे उसको बहुत मदद मिलती है। जैसे मान लीजिए लगन के अंदर हमारे शनिदेव बैठ जाए और वो खराब है, अब वो आंखों पे, बालों में, स्किन में, इन सब में बहुत दिक्कत देंगे। अगर वो खराब है तो पिता के साथ, भाई के साथ मिलने नहीं देंगे, पिता को देख के भागने को दिल करता है, भाई के साथ बहस करने को मन नहीं करता, उससे कोई समझने को दिल नहीं करता, आदमी इरिटेट सा रहता है। अब ऐसी अवस्था के अंदर पूर्व दिशा की तरफ अगर आपने लोहे की अलमारियां रख दी तो ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। अगर वहाँ लोहे की अलमारियां वगैरह हुई पूर्व दिशा की तरफ में, या किसी तरह से काला रंग आ गया, तो ये बहुत नुकसान देने वाला है। तो ऐसी अवस्था के अंदर सब ग्रहों की माँ यानी कि चंद्रमा, अगर आप उधर सफेद रंग कर देते हैं जो चंद्रमा का रंग में आएगा, और वो कलर करके वहां पर फूल पौधे अगर आप रख देते, जो पौधे सिर्फ फूल उगाते हैं, कोई भी रंग के हों,
नहीं तो गेंदे के फूल तो सबसे उत्तम होते हैं। अगर आप उस तरफ में वो रखते हैं तो शनि कहीं ना कहीं अपना पाप छोड़ने लगेगा। वो जो सूर्य मंगल को खराब कर रहा है, पहले घर में बैठ के लाल किताब कहती है कि ये सूर्य और मंगल को जहर दे रहा है। सूर्य यानी कि पिता, मंगल यानी कि भाई, मंगल यानी कि यार दोस्त, मंगल यानी कि खुशियाँ मनाने की कला। ऐसा इंसान खुशी वाले माहौल में जाने से बहुत बचता है। तो यहाँ पर एक बुध ग्रह ऐसा है कि जो सबके अंदर मित्रता का भाव पैदा कर सकता है। तो इसीलिए शनि अगर लगन के अंदर है और खराब है तो उस तरफ में फूलों के पौधे लगाने से ये दुश्मनी समाप्त हो जाती है, मित्रता आने लगती है। इस प्रकार से आपको इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप अपने बहुत आसानी से उपाय कर सकते हैं, बहुत आसानी से। अभी हमारे अथर्ववेद में से वश जी ने एक बहुत ही उत्तम आपको एक उपाय दिया। वो बहुत विद्वान है और एक मैं छोटा भी हूं, उनके जितना पढ़ नहीं पाया अभी तक। तो उसी बात को और बड़ा करते हुए मैं भी उसी का एक उपाय आपको और देने जा रहा हूं और उसी आके के पौधे का देने जा रहा हूं। आका यानी कि शनि, केतु स्वभाव शनि, क्योंकि गणपति जी भी उसी में वास है, इसीलिए उनकी जड़ निकाल करके उन गणपति बना करके हम घर के अंदर पूजन के लिए रखते हैं। तो ये शुभ शनि का ये पौधा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब हम शनि की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बर्फ का पहाड़। इसका मतलब होता है बर्फ का पहाड़, ठंडा। जब भी हमारे शरीर के अंदर आग लगती है, किसी भी वजह से सूर्य मंगल बृहस्पति खराब हो जाए ना, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे पेट में शुरू होती है, पेट के अंदर ताप बनने लगता है। और वो जो पेट के अंदर ताप बनता है उसका काम क्या होता है, बार बार बुखार करना या 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़े रहना या पीलिया होना, जॉन्डिस वगैरह हो जाते हैं। जॉन्डिस भी अब कई प्रकार के हैं, ये सब हो जाते हैं। तो ये अंदर के ताप को कैसे समाप्त किया जाए, ये अंदर के ताप को ये बर्फ का पहाड़ ही ठंडा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो उसको ठंडा करने के लिए क्या करना है, जो आके का पौधा होता है, आके के पौधे पे आप देखते हैं वो पर्पल और गुलाबी टाइप के और वाइट कलर के फूल निकले रहते हैं। आप उस फूल को खोलिए, खोल के उसके अंदर देखिए एक बहुत ही छोटी सी एक डोडी होती है, बीज होता है छोटा सा। अगर किसी को जॉन्डिस है और नहीं कवर हो रहा दवाइयाँ खाने के बावजूद भी, तो ऐसे में 3 दिन लगातार वो वाली एक बीज निकाल के अपने मुंह में रख के चूस के उसको खत्म करिए, चूस के खाइए 3 दिन लगातार। कैसा भी ताप हो, कैसा भी बुखार हो, जॉन्डिस हो, जड़ से खत्म हो जाएगा, जड़ से। और अगर किसी को कुछ नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है, तो वो भी हफ्ते में 1 बार ये बीज खा सकता है और अच्छा स्वस्थ रहने के लिए। इससे पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है और ख़ास तौर पे हमारी जठर अग्नि के आसपास जितना कार्बन जमा होता है, जो धीरे धीरे करके हमारे जोश को बैठा देता है, ये उसको बरकरार रखेगा और आप सदा स्वस्थ चुस्त दुरुस्त रहेंगे। हमने अपने वेदों को परमात्मा माना है। सच में हमारे लिए हमारे माँ बाप परमात्मा हैं, हमारे गुरु परमात्मा हैं, तो वे तो हमारे परमात्मा हैं। लेकिन वेदों का जो असली काम, वो काम है वेदों के अंदर की साइंस को समझना। पिछले अरसे से बहुत समय हो गया, खैर अब इन समय की क्या बात करनी है, कम से कम 250 साल तो हो ही गए जब से हमारी संस्कृति को समाप्त करने की पूरी भरपूर कोशिशें हुई और उसके अंदर ज़्यादातर वो कामयाब भी हुए।
इसका कारण क्या था? सुबेश अमन ने अभी बोला था कि हमारे यहाँ हर गांव के अंदर गुरुकुल होता था। हाँ, गांव से ज्यादा गुरुकुल। रियलिटी में उन गुरुकुलों में डॉक्टर पैदा किए जाते थे, बनाए जाते थे, इंजीनियर बनाए जाते थे, सामाजिक प्राणी बनाया जाता था उन्हें, और लीडरशिप क्वालिटी उनको बताई जाती थी, किस तरह से पंचायत करनी है, किस तरह से डिसीजन देने हैं, किस तरह से धरती से आसमान की दूरी नापनी है, और जो धरती से आसमान की दूरी नाप सकता है, धरती पे बनी किसी भी चीज़ की दूरी को फुटों में, इंचों में नाप सकता है। ये तब हमारे यहाँ गुरुकुलों में हुआ करता था। लेकिन बाद में हमें बड़ी अटपटी सी पढ़ाई पढ़ानी शुरू करी, और हम पिछले कम से कम 200-250 साल से लगातार उनके प्रयास किए हुए कि झांसे में फंस गए, और हमने इंग्लिश पढ़ाइयाँ वो पढ़नी शुरू करी जिनके अंदर अभी तक कोई साइंस और विज्ञान नहीं है। अभी तक कोई साइंस विज्ञान नहीं। और हमारी साइंस क्या थी, मैं आपको वो बताने लगा। हर इंसान, जो भी जीव धरती के ऊपर पैदा हुआ है, उसके शरीर के अंदर 75% पानी है लगभग, और उस शरीर के अंदर 75% पानी के अंदर जो रेड सेल्स है वो मंगल है, और जो पानी है वो चंद्रमा है। अब इतनी बड़ी चीज कि हम अगर अपने आप को बड़ा मानते हैं, या हम ये भी कहें कि यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, कि पूरा ब्रह्मांड एक शरीर के अंदर है, तो उसको चलाने का काम, उसका रख रखाव करने का काम, वो किस तरह से चले, जिसकी ताकत शरीर के अंदर सबसे ज्यादा है वही तो चलाएगा। और कौन चलाएगा? और कोई नहीं चला सकता ज्यादा। तो इसी वजह से हमारे शरीर के अंदर 70-75% पानी ये, और मंगल, अगर ये जन्म कुंडली के अंदर अच्छे होंगे तो आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, आपकी तर्क करने की शक्ति, किसी भी चीज़ को समझने की शक्ति, किसी भी चीज़ को महसूस करके भविष्य तक के बारे में सोच करके सही डिसीजन लेने की ताकत आपके अंदर होगी। और जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल डिस्टर्ब है, या इन दोनों में से एक डिस्टर्ब है, उसके अंदर बड़ी खासियतें नहीं बन पाती। वो साधारण तरीके से अपना जीवन गुजारता है, और उसको जीवन के अंदर दूसरों की सलाहों की जरूरत होती है। लेकिन इनके बीच में चंद्रमा की नाजायज औलाद बोला जाता है बुध को, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये पानी भी और ये रेड सेल्स भी, ये दोनों बहते तो नसों के बीच में है ना, और हमारी नसें हम बुध है। और अगर कहीं जन्म कुंडली के अंदर बुध किसी भी रूप में खराब हो गया तो ये चंद्र मंगल भी काम नहीं आते, क्योंकि इनका रूट ही गलत हो गया। इसीलिए बुध का अच्छा होना पहले बहुत जरूरी है, और अगर वो अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा करना बहुत 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 जरूरी है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाल किताब वालों के पास जाओ तो पहले तो आदमी की नाक छिदवा देते हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि जिनका भी बुध खराब होगा उनकी नाक छिदवाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमारे ये जो पोर्शन है, ये बीच वाला, जहाँ नथ वाला पोर्शन आप कह देते हैं, आप देखिए किसी भी जानवर को कंट्रोल करना हो, भारी भरकम को, तो उसकी नाक में, नथनों में ही रस्सी डाली जाती है। और बिना बुद्धि के एक इंसान एक ताकतवर बैल की तरह होता है, जिस बैल को पता ना हो उसने जाना कहाँ है। आप ये भी थ्योरी लगा सकते हैं। लेकिन सही मायने में क्या है, ये वाले पोर्शन का जो संबंध है ये हमारे पीछे तालू के साथ है। ये तालू का वो पोर्शन है जो आसमान से भी ऊर्जा लेता है, और रियलिटी में यहीं से हमारा डिसीजन पैदा होता है। डिसीजन लेने की ताकत यहाँ से पैदा होती है। बुध का सबसे बड़ा स्थान यहाँ पे है। तो जब इसको हम पंक्चर करते हैं, आप गौर से
अगर उस वक्त आपका नाक पे ध्यान ना हो, जिसका बुध खराब है, सिर्फ उसके लिए कह रहा हूँ, सबके लिए नहीं, तो वो ध्यान अगर यहाँ ना दे, उसको यहाँ पंचर होगा, लेकिन उसे कट की आवाज़ यहाँ से आएगी। यानी कि कोई एक महीन नस बंद पड़ी हुई थी जो उसकी बुद्धि को पूरा चलने नहीं दे रही थी। बेटा उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें से खून का फ्लो बनता चला जाएगा, आदमी बहुत समझदारी के डिसीजन लेने लगता है। 100% ज्योतिष साइंस है, 100%। और ये वो साइंस है जो अभी तक डॉक्टर भी नहीं समझ पाए, लेकिन हमारे ज्योतिषी भाई समझते हैं। बाकी ग्रहों का तब रोल बनता है जब जन्म कुंडली के अंदर बुध, चंद्र और मंगल अच्छे, ये तीन ठीक ठाक सिचुएशन में भी बैठे हो ना, बहुत अच्छे ना से ठीक ठाक सिचुएशन में भी बैठे हो, मित्रों की सहायता हो, तो ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो अपने इलाके में, अपने प्रोफेशन में, अपने जीवन में बहुत सुख सुविधाएं इकट्ठी कर सकता है। ये यहीं से डिसाइड हो जाता है। तो जन्म कुंडली देखते वक्त सबसे पहले आपको जो देखना है वो देखना है बुध, और बुध के बाद देखना है चंद्र और मंगल की स्थिति। चंद्र और मंगल की स्थिति देखनी है। ये हो गया तो समझो सारी जिंदगी का आनंद आ गया, सारी जिंदगी का। लेकिन इसके बाद एक और चीज, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हर ज्योतिष जितने भी हैं सबके अपने अपने असूल है। कोई लॉन्ग वे से जाता है, कोई शॉर्टकट से जाता है, और लाल किताब से बड़ा शॉर्टकट तो किसी के पास है नहीं। ये यहाँ से अहमदाबाद की जो दूरी है ना, 2 घंटे में पूरी कर सकते हैं। ये लाल किताब है। ये बात सच है। तो आज आप सब लोग प्लेन में बैठने वाले हो, ऐसे प्लेन में कि आप एक सेकंड में आप ये डिसाइड करने वाले हो कि आपके ऊपर जो महादशा चल रही है वो शुभ है कि अशुभ है। क्या कोई यहां बैठा हुआ 2 सेकंड में डिसाइड करके बता सकता है कि महादशा उसकी शुभ है कि अशुभ है? चलिए आज ये बताते हैं आपको। मान लीजिए बृहस्पति चौथे घर के अंदर बैठे हुए हैं, बृहस्पति की महादशा आ गई, और अब हम ये सोचेंगे अब बृहस्पति देव की महादशा आ गई, अब तो हमें खूब धन मिलेगा, जायदाद बनेगी, घर बड़ा होगा, घर परिवार बड़ा होगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसा बहुतों के साथ होता भी नहीं और बहुतों के साथ हो भी जाता है। ये किनके साथ नहीं होगा मैं वो बताने लगा। अगर जन्म बृहस्पति चौथे घर में बैठे या कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के चौथे घर में बैठा हुआ है और उसकी महादशा आ गई, अगर उसी वक्त में दूसरे या छठे घर के अंदर कोई उसके दोस्त या दुश्मन आकर के बैठ गए, वो महादशा बेहद निकम्मी, बेहद दुख देने वाली और सारे सुख छीनने वाली बनेगी। सिर्फ इतनी देर में आप महादशा देख सकते हैं। और अब जो आपको मैं फार्मूला देने लगा हूं, अगर वो आपने नोट कर लिया तो आज ही आप अपने घर की सारी कुंडलियों का दूध और पानी का पानी कर दोगे आज ही, और बल्कि यहां बैठे बैठे। और वो क्या है, लिखना चाहते लिख सकते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह पहले घर में बैठा है, तीसरे या 11वें घर के अंदर कोई भी ग्रह अगर बैठा हुआ है, तो पहले घर की महादशा आने पर वो बहुत बुरा फल देगी। और अगर तीसरे 11वें दोनों में नहीं, सिर्फ 11वें में या सिर्फ तीसरे में बैठा है, तब भी वो बुरा फल देगी। दूसरे घर में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसकी महादशा आ गई, अगर चौथे घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो महादशा कभी अच्छा फल नहीं देगी, ज्यादा वो नुकसान देगी। और अगर तीसरे घर के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है और उसी वक्त में पहले घर में भी कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो वो बहुत जबरदस्त उसके ग्रह के जो फल लिखे हुए हैं उनको कभी नहीं देगी। और अगर चौथे घर के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है और दूसरे और छठे के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो महादशा जो चौथे घर के ग्रह की आएगी वो कभी शुभ फल नहीं देगी।
5वें घर के अंदर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है और 7वें घर के अंदर कोई भी ग्रह बैठे हुए हैं, तो 5वें घर की महादशा अगर चल रही है ग्रह की, वो कभी शुभ फल नहीं देने वाली। और अगर छठे घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है और चौथे घर के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो छठे घर के ग्रह का चाहे बहुत ही अच्छा राहु या बहुत अच्छा बुध भी वहां बैठा हुआ हो, कभी अच्छा फल नहीं देगा। और 7वें घर के अंदर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, 9वें और 5वें के अंदर उसी वक्त में कोई ग्रह बैठा है और 7वें घर के ग्रह की महादशा आ गई, वो कभी शुभ फल नहीं देगी। और 8वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है और 10वें घर के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, उसकी महादशा कभी भी उसको फल नहीं देगी। अच्छा, उल्टा, दुर्घटना, धोखा, क्लेश, पंगेबाजी सब कुछ दे देगी, क्योंकि 8वें घर का ये काम है। और 9वें घर के अंदर अगर कोई ग्रह बैठा है, 7वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, 9वें घर के ग्रह की महादशा आ गई, तो बेटा वो भाग्यकारक नहीं, वो भाग्य को मिटाने वाली दशा बनेगी, चाहे कितना भी शुभ ग्रह बैठा हुआ। और 10वें घर के ग्रह की अगर महादशा आ गई और उस वक्त में 12वें में और 8वें में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो महादशा कभी अच्छा फल नहीं देगी। और अगर 11वें में कोई ग्रह बैठा हुआ है, उस वक्त में लगन के अंदर अगर कोई ग्रह विराजमान है, तो 11वें घर की दशा कभी शुभ फल नहीं देगी। और 12वें घर के अंदर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो 10वें घर के अंदर बैठे हुए कोई भी ग्रह हो, 12वें घर को कभी शुभ फल नहीं देने देगा, उसकी लाख शुभ की महादशा। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ा लॉजिक है। आपको लगन कुंडली बिल्कुल नहीं इससे जज करनी, ये मेरा अपना नहीं। वैदिक वाले लगन कुंडली देखते हैं, बहुत अच्छी बात, वो अपने तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे मेरे को कल वश जी ने समझाया, वो लगन कुंडली के माहिर है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, आपको जन्म कुंडली कस्प कुंडली की बना के देखनी है, केपी की कस्प कुंडली से। उसके अंदर ग्रह इधर उधर हो जाते हैं, उस कुंडली में से इस महादशा को तोल लेना। आप जिसको भी छाती ठोक के बोल देंगे ना कि ये दशा तेरी शुभ नहीं जाएगी, तो बेटा उसकी नहीं जाएगी। और जब जिन घरों के अंदर मैंने कहा है कि ग्रह ना हो, अगर उस घर के अंदर नीच का वो बैठा हुआ ग्रह हो और उसकी महादशा शुरू हो जाए, जैसे 7वें घर के अंदर कोई भी ग्रह नीच का बैठा है, लेकिन 9वें और 5वें घर के अंदर उसके ग्रह ना हो, आप उसको दावे के साथ ये बोल सकते हैं कि तेरी ये महादशा बहुत 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 शुभ जाएगी। ये इतना बड़ा विज्ञान नया खोजा गया है आप सबसे। ये मेरी रिसर्चें हैं, जिन्होंने पिछले 29 साल तो मुझे कुछ नहीं आने दिया, जितना आया चलो मैं खुश होता था, लेकिन ये जो 30वां साल गुजरा तो इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। इसके लिए हमारे उन ब्रह्म ऋषियों को, उन भृंगु ऋषियों को और यहाँ पर उपस्थित बड़े ऋषियों को जो मुझे सिखा के जिन्होंने बड़ा किया, उन सबको शत शत नमन है, शत शत नमन है, शत शत। जय माता।